हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर 2014। ये हमारा लास्ट एग्जामिनेशन पेपर है। अभी हम पिछले 10 साल के पेपर कर चुके होंगे। थोड़ा सा यहाँ पर इंस्ट्रक्शन फिर दोबारा चेंज है, मुझे बताना पड़ेगा आपको। 100 मार्क्स का पेपर ही है, माइक्रो सेक्शन है, मैक्रो सेक्शन भी हमें सेक्शन बी अटेम्प्ट करना है। 17 से 21 वन मार्कर क्वेश्चन है। 22 टू 26 इस बार 5 क्वेश्चन 3 मार्कर्स हैं। 3 क्वेश्चन 4 मार्कर्स एंड 3 क्वेश्चन 6 मार्कर्स। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले 17th क्वेश्चन 1 मार्कर, व्हाट आर डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं? सबसे सिंपल डेफिनेशन इसी की होगी, विच कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड। बेटा वैसे मैं अपने बैच में इसको दूसरे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो भी बता देता हूँ। विच कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड तो बात सही है, मैं हमेशा बैच में ऐसे बताता हूँ, वो डिपॉजिट जिनको चेक से एंड कैश किया जा सकता है उनको हम डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। जस्ट लाइक सेविंग बैंक अकाउंट एंड करंट अकाउंट। एफडी और आरडी में चेकबुक नहीं मिलती, ठीक है ना, ध्यान रखना, वो डिमांड डिपॉजिट भी नहीं है। जहां चेकबुक मिलती है और चेक से पैसे निकाल सकते हो, सिर्फ वही डिमांड डिपॉजिट होते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, व्हाट इज इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। बेटा अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन ही इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन है। इनवॉलंटरी मतलब जानबूझकर नहीं अनएम्प्लॉयड हो, ठीक है जी। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है बेटा? when a person is able to work, willing to work at existing wage rate but does not get work, such a situation is known as involuntary unemployment. आगे बढ़ जाते हैं, डिफाइन एमपीसी। बेटा एमपीसी का ना फॉर्मूला दिमाग में होगा तो सब कुछ कर पाओगे। एमपीसी किसके बराबर होता है? एमपीसी बराबर होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई के। तो आप लिख सकते हो एमपीसी रेफर्स टू चेंज इन कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम, और फुल मार्क्स मिल जाएंगे बेटा। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं, डिफाइन गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट क्या है? एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टीमेट ऑफ रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। बेटा एनुअल स्टेटमेंट है, साल में एक बार आएगी, आइटम वाइज बताएगी गवर्नमेंट के खर्चे कितने होंगे, गवर्नमेंट की रिसीट कितनी होंगी आने वाले फिस्कल ईयर में। आगे बढ़ते हैं बेटा, बीओटी बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इसके बराबर होता है। तो आप लिख सकते हो बैलेंस ऑफ ट्रेड रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो बेटा यहां पर फिर 1 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। बात करते हैं बेटा, डिफाइन एक्सटर्नैलिटीज, गिव एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज और व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन वेलफेयर। एक्सटर्नैलिटीज क्या होते हैं बेटा? अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट आर accruing to the third party which is not involved in the transaction। बेटा एक्सटर्नैलिटीज वो इंपैक्ट्स हैं, वो साइड इफेक्ट हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के जो किसी थर्ड पार्टी के ऊपर हो रहे हैं और थर्ड पार्टी इन्वॉल्व भी नहीं है ट्रांजैक्शन में, उनको हम एक्सटर्नैलिटीज बोलते हैं। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है बेटा? बेस्ट एग्जांपल ये हो सकता है कि आप एक फैक्ट्री रन कर रहे हो, अभी तक आप 8 आवर्स तक उसको रन करते थे, बाकी 16 आवर्स वो बंद रहती थी। आपके पास अचानक से प्रोडक्ट की बहुत डिमांड आ गई, अब आपने बेटा 24 आवर ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया। जब आप 24 आवर ऑपरेट करोगे इस फैक्ट्री को, कहीं ना कहीं बेटा वो पोल्यूशन करेगी और वो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का बेस्ट एग्जांपल है। क्या इंपैक्ट पड़ेगा वेलफेयर पे बेटा? इसकी वजह से जीडीपी तो बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। जो प्रोडक्शन 8 घंटे में होता था और आज वो प्रोडक्शन 24 घंटे चल रहा है, तो 3 गुना प्रोडक्शन तो जरूर हो जाएगा। जीडीपी तो कहीं ना कहीं बढ़ेगा, बट बेटा वेलफेयर रिड्यूस हो जाएगा। पॉल्यूशन से कहीं ना कहीं बेटा आम सिटीजन्स इंपेक्टेड होंगे, और वो ऐसे सिटीजन है जो बेटा इन्वॉल्व भी नहीं है उस इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में, ठीक है ना, उस इकोनॉमिक एक्टिविटी में, और वो अफेक्ट भी हो रहे हैं उससे, इसीलिए इसको एक्सटर्नैलिटीज बोला जाता है। आई होप मैंने इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया अच्छे से। 23rd क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन ऑफ मनी और एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मनी। बेटा स्टोर ऑफ वैल्यू की बात मैं कर चुका हूं पिछले कुछ सैंपल पेपर पहले, 2 से 3 सैंपल पेपर पहले इसकी बात आई थी, तो मैंने इसकी चर्चा कर दी थी। मीडियम ऑफ एक्सचेंज के बारे में कुछ ना कुछ बता देते हैं। बेटा बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन होती है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। बार्टर सिस्टम तभी काम करता है बेटा जब बायर और सेलर रेडी हो एक दूसरे का गुड्स एक्सचेंज करने को। बट बेटा मनी में ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मनी में बेटा यू कैन हैंडल द परचेज एंड द सेल ट्रांजैक्शन इंडिपेंडेंटली एज वेल एज मनी हैज द जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। कोई भी बेटा मनी को एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता, मनी को एक्सेप्ट करेगा और बेटा अपना गुड्स सर्विस बेच सकता है।
बड़े इजली। तो बेटा मनी फैसिलिटेट करता है हमें स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड, ठीक है ना। जनरल एक्सेप्टेबिलिटी वाली बात लिखना, यू कैन हैंडल द परचेज एंड सेल ट्रांजेक्शन इंडिपेंडेंटली, ये बात लिखना। बेटा मनी हैज नो पावर टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, मनी बेटा ह्यूमन वांट सेटिस्फाई नहीं कर सकता, ठीक है ना। बट मनी कैन बाय एनी कमोडिटी दैट सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट। देखो भूख लगी है, पैसे नहीं खा सकता, पर बेटा मनी दुनिया की हर वो चीज खरीद कर दे सकता है जो इनडायरेक्टली आपकी ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई कर दे। मनी डायरेक्टली ह्यूमन वांट सेटिस्फाई नहीं कर सकता, बट इनडायरेक्टली सब कुछ कर सकता है। तो ये सब बातें आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज में लिखोगे, मैंने 4 बातें बोली हैं, चारों लिखना, पूरे नंबर मिल जाएंगे। 24th क्वेश्चन, इज द फॉलोइंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और द कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द कंटेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट, गिव रीजन। ठीक है जी, इनमें से क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रीजन के साथ बताना है। एक्सपेंडिचर ऑन कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, बेटा सरकार ने अपने टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए खर्चा किया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्यों? डेफिनेशन क्या है बेटा, which neither create assets nor causes reduction in any liability। क्या इसकी वजह से कोई एसेट क्रिएट हो रही है सरकार की या कोई लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है? बेटा ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये क्या हुआ बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंडिचर ऑन परचेसिंग कंप्यूटर, एसेट क्रिएट हो रही है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ जिसकी डेफिनेशन होती है विच आइदर क्रिएट एसेट्स और कॉजेस रिडक्शन इन एनी लायबिलिटी। यहाँ पर मेरी एसेट्स क्रिएट हो रही है, इसलिए बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर आंसर हो जाता है। 25th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। बेटा बीओपी में डेफिसिट है, चलो जी करते हैं थोड़ा सा डिस्कशन। बेटा डेफिसिट का मतलब शायद सब समझते होंगे, ठीक है ना, नेगेटिव टर्म है ये। बीओपी में ना बेटा दो साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड भी डेबिट साइड है और राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड है। ये बेटा साइड जहां पर हम आउटफ्लोस लिखते हैं और ये साइड ऐसी है जहां हम इनफ्लोस लिखते हैं। Where debit side of balance of payment is greater than the credit side of balance of payment, such a situation is known as BOP deficit। ऐसी सिचुएशन को हम बीओपी डेफिसिट बोलते हैं और ये देश के लिए नेगेटिव सिचुएशन है, क्योंकि इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खाली होते हैं। अगर मेरे आउटफ्लोज ज्यादा है इनफ्लोज से, तो कहीं ना कहीं क्या करूंगा, फॉरेन एक्सचेंज मुझे खर्चनी पड़ेगी, तो ये एक प्रॉब्लम है। आगे बढ़ जाते हैं 26 की तरफ। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डबल्ड द इंपोर्ट ड्यूटी ऑन गुड्स, व्हाट इम्पैक्ट इज इट लाइकली टू हैव ऑन फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड हाउ। ठीक है जी, इस बात को समझाते हैं। बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंपोर्ट ड्यूटी गोल्ड पे डबल कर दी है, तो चलो इसको समझते हैं। सीबीएसई सजेस्टेड आंसर क्या है, मैं उसकी की बात करता हूँ। बेटा मान लो पहले गोल्ड की कोई पर्टिकुलर डिमांड थी और कोई पर्टिकुलर सप्लाई थी, ये था डिमांड कर्व डी डी, ये था सप्लाई कर्व एस एस। जहां ये इंटरसेक्शन था, इससे परपेंडिकुलर ट्रेस करा तो वाई एक्सिस पे मिला मुझे ऑप्टिमम रेट और ये ऑप्टिमम क्वांटिटी डिमांडेड सप्लाई। अगर बेटा कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट ऑफ गोल्ड पे डबल कर दी गई है, क्या होगा ऐसी सिचुएशन में? लोग गोल्ड इंपोर्ट करना चाहेंगे? कभी भी नहीं। कहीं ना कहीं कुछ एक्सटेंट तक डिमांड गिरेगी। अगर डिमांड गिरेगी तो डिमांड को क्या करो, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दो। मैंने डिमांड को लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दिया है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट करने पर मुझे नया डिमांड कर्व मिला D1 D1। इसने जहां सप्लाई कर्व को इंटरसेक्ट किया, मुझे नया इक्विलिब्रियम पॉइंट मिला E1। E1 से मैंने परपेंडिकुलर ट्रेस किया तो मेरा को दिखाई दिया कहीं ना कहीं क्वांटिटी भी गिर रही है, कहीं ना कहीं रेट भी गिर रहा है। पहले जो रेट R था वो रिड्यूस होकर R1 हो गया। पहले जो क्वांटिटी डिमांडेड सप्लाई Q थी वो क्वांटिटी डिमांडेड Q1 हो गई। ठीक है जी, इससे क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज के रेट पर इंपैक्ट पूछा गया तो रेट गिर जाएगा, जिसको हम बोल सकते हैं एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रूपी। एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रूपी, इंडियन रूपी की वैल्यू बेटा इससे बढ़ जाएगी। आई होप ये बात अब अच्छे से क्लियर हो गई है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं बेटा, इस डायग्राम की एक्सप्लेनेशन अच्छा से लिखकर आना जरूरी है। अगर आपको नहीं पता एक्सप्लेनेशन कैसे लिखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं यहाँ पे एक और वीडियो बनाकर दे दूंगा आपको। वैसे मेरे पास वीडियो प्रिपेयर्ड है वो, ठीक है जी, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप एक्सप्लेनेशन लिखना सीख सकते हो वहां पर। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 27th क्वेश्चन, डिफाइन मनी सप्लाई एंड एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट और एक्सप्लेन द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक।
बेटा इस क्वेश्चन की चर्चा पहले हुई है किसी ना किसी सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर में। अब मैं चर्चा कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 27 पर। ठीक है जी, हम मैक्सिमम यूनिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो उसकी चर्चा करते हैं। बेटा मनी सप्लाई की डेफिनेशन तो ऐसे बता देता हूँ। मनी सप्लाई क्या था? टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मनी सप्लाई एक स्टॉक कंसेप्ट है, तो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तो बेटा इसकी डेफिनेशन में आएगा ही आएगा। टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। रही बात कंपोनेंट्स की, तो बेटा चार कंपोनेंट्स हैं, M1, M2, M3, M4। M1 क्या होता है बेटा? करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक। करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, जितनी लीगल टेंडर मनी पब्लिक के पास है। एक तो वो डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक। डिमांड डिपॉजिट का मैंने अभी मतलब बताया बेटा, वो डिपॉजिट्स जिनको आप चेक से एंड कैश कर सकते हो, यानी कि सेविंग बैंक और करंट अकाउंट में जितना भी पैसा पड़ा है कमर्शियल बैंक के पास, प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, आरबीआई के पास जितने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़े हैं बेटा वो। चलो जी, ये तो बात बड़ी सिंपल सी है। अब M2 क्या है? M2 है बेटा M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। बेटा पोस्ट ऑफिस के पास सेविंग खातों में जितना भी पैसा पड़ा हुआ है वो M2 का पार्ट हो जाता है। M3 में क्या होता है बेटा? M1 तो कट कॉपी पेस्ट सेम, प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स। नेट टाइम डिपॉजिट्स नेट टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक। बेटा टाइम डिपॉजिट्स क्या होते हैं? टाइम डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद विड्रॉन किए जाते हैं, जस्ट लाइक एफडीज एंड आरडी। फिक्स डिपॉजिट्स और रिकरिंग डिपॉजिट्स। M4 में क्या आता है? M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स, टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एक्सक्लूडिंग एनएससी, एक्सक्लूडिंग एनएससी। आई होप ये सारी बातें क्लियर हैं। अगर आप फिर भी चाहते हो कि इसकी बड़ी ज्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जितना एनालिसिस हो सकता है उतना करूं, तो बेटा एक और वीडियो देख लेना। ठीक है जी, अकेला 25 मिनट इन चार बातों पे एनालिसिस कर रखा होगा मैंने, वो एनालिसिस बहुत ही तगड़ा है। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ जाते हैं बेटा। हम क्वेश्चन नंबर 28 पर आ चुके हैं। कैलकुलेट द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट एन इकोनॉमी विच इज इन इक्विलिब्रियम। नेशनल इनकम गिवन है 1000, एमपीएस गिवन है 0.25, ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है 200। चलो जी कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको ये बता दिया गया इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में, तो क्वेश्चन बहुत आसान है। इनकम या तो कंज्यूम होती है या तो सेव। और बेटा अगर मैं बात करूं इक्विलिब्रियम की, तो एस और आई हमेशा बराबर होता है इक्विलिब्रियम पर। ठीक है जी, इनकम आपको 1000 गिवन है। सी फंक्शन कंजम्पशन फंक्शन की वैल्यू पुट करो, सी बार प्लस बी वाई, आई तो आपको कैलकुलेट ही करना है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन ही सी बार है, गिवन है क्वेश्चन में 200। बी बेटा बी होता है एमपीसी। एमपीएस अगर 0.25 है तो एमपीसी कितना होगा? 0.75। 0.75 मल्टीप्लाइड बाय द इनकम प्लस आई। ये 750, ये 200, 950 इधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ जाएगी 50। आई होप ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 29th क्वेश्चन, गवर्नमेंट रेजेस इट्स एक्सपेंडिचर ऑन प्रोड्यूसिंग पब्लिक गुड्स, विच इकोनॉमिक वैल्यू डस रिफ्लेक्ट्स, एक्सप्लेन। बेटा अगर गवर्नमेंट पब्लिक गुड्स पर खर्चा कर रही है, देखो गवर्नमेंट का मोटो क्या होता है? गवर्नमेंट का मोटो कभी भी ना बेटा कोई प्रॉफिट कमाना नहीं है, प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। बेटा गवर्नमेंट का मोटो है मैक्सिमम वेलफेयर टू इट्स सिटीजन। गवर्नमेंट का मोटो बेटा अपने देश के सिटीजन को मैक्सिमम वेलफेयर देना है। और गवर्नमेंट अगर पब्लिक गुड्स प्रोड्यूस कर रही है तो यहाँ सोशल वेलफेयर देने की ही तरफ गवर्नमेंट बढ़ रही है। तो जो वैल्यू अचीव हो रही है इससे वो सोशल वेलफेयर अचीव हो रहा है। पब्लिक गुड्स की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, हॉस्पिटल बनाना गवर्नमेंट का फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये सब एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। तो ठीक है जी, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ जाते हैं 30th क्वेश्चन की तरफ।
कैलकुलेट नेशनल इनकम एंड ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग। बेटा ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम पर स्टार लगा रखा है, स्टार का मतलब ही सीधा सा ये है कि ये कोर्स का पार्ट नहीं है। मुझे नेशनल इनकम निकालनी है, एक बार स्टैट्स पढ़ने शुरू करता हूँ। नेट करंट ट्रांसफर्स टू अब्रॉड, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सब्सिडीज, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, indirect taxes, net imports, consumption of fixed capital, net change in stock and net factor income to abroad, NDCF। तो बेटा मुझे जो डेटा गिवन है वो एक्सपेंडिचर मेथड का गिवन है, और एक्सपेंडिचर मेथड डायरेक्टली आपसे एनएनपी एट एफसी नहीं निकलवाएगा। पहले क्या निकलवाएगा? जीडीपी एट एमपी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस जीडीसीएफ प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 600 ये दे रखा है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 100 आपको दे रखा है। एनडीसीएफ मुझे क्या चाहिए? जीडीसीएफ। अगर इसमें मैं डैप जोड़ दूं तो बेटा जीडीसीएफ आ जाएगा। और नेट एक्सपोर्ट्स, क्या क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट्स है? नहीं, नेट इंपोर्ट्स हैं, तो बेटा ये फिगर माइनस में चली जाएगी। अब बेटा देख लेते हैं 700, 845, 840 यानी कि ये आ जाएगा 825 अरब्स। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। एनएनपी एट एफसी निकालना है मुझे, गिवन है जीडीपी एट एमपी। जी को एन में कन्वर्ट करने के लिए माइनस डेफ, डी को एन में कन्वर्ट करने के लिए प्लस एनएफआईए, एमपी को एफसी में कन्वर्ट करने के लिए माइनस एनआईटी। ये 825 है। डेप्रीसिएशन अभी मैंने देखा था, ये रहा 35 माइनस करो। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड चाहिए, पर ये टू एब्रॉड है। ठीक है जी, एब्रॉड से आ नहीं रहा, एब्रॉड को जा रहा है, तो ये भी माइनस कर दिया एनआईटी। ठीक है जी, एनआईटी देख लेते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, आईटी माइनस सब्सिडीज कर दोगे, एनआईटी कैलकुलेट हो जाएगा यानी कि 100। तो ये मेरे पास कैलकुलेट होकर आ जाता है 685। चलो जी, आंसर हो जाता है नेशनल इनकम का 685। कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा आप पूछ सकते हो मुझसे। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। बाय गिविंग रीजन एक्सप्लेन हाउ शुड द फॉलोइंग बी ट्रीटेड इन एस्टिमेटिंग जीडीपी एट एमपी। ठीक है जी बेटा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डोमेस्टिक टेरिटरी में खर्चा होना चाहिए। वैसे फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। फीस टू अ मैकेनिक पेड बाय अ फर्म। बेटा अगर फर्म किसी मैकेनिक को पे कर रही है तो ये उसकी सिर्फ इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कभी भी पार्ट होती नहीं है जीडीपी एट एमपी का। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। इंटरेस्ट पेड बाय एन इंडिविजुअल ऑन अ कार लोन टेकन फ्रॉम अ बैंक। बेटा कोई भी इंडिविजुअल, पहली बात तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से प्रोडक्शन नहीं कर सकता। अगर आप प्रोडक्शन के लिए लोन नहीं ले रहे हो तो उसका ब्याज कभी भी पार्ट होगा ही नहीं एक्सपेंडिचर मेथड का, तो ये भी इंक्लूड नहीं होगा। अब कहता है एक्सपेंडिचर ऑन परचेजिंग अ कार फॉर यूज बाय अ फर्म। अगर फर्म एक कार की परचेज पर खर्च कर रही है तो बेटा ये ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, अगर आपको याद हो तो एक कंपोनेंट होता है बेटा जीडीसीएफ का। ठीक है ना, ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ये उसका पार्ट हो जाएगा ये इंक्लूड होगा बेटा जीडीपी एट एमपी में। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन नेशनल इनकम इक्विलिब्रियम थ्रू एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। use diagram also explain the changes that taken place in an economy when the economy is not in the equilibrium। ठीक है जी, पहले मुझे इक्विलिब्रियम के बारे में बताना है और फिर ये बताना है अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी तो क्या होगा। ठीक है जी, देखते हैं इस चीज को। बेटा एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे आप सब कुछ लिख ही लोगे कि यहाँ पर हम डिनोट करते हैं इनकम, यहाँ हम डिनोट करते हैं कंजम्पशन। एग्रीगेट सप्लाई कर्व हमेशा इनकम के बराबर होता है, इसकी प्रॉपर्टी है कि वो क्या करता है, इसको बीच बिल्कुल बीच में से काटता है, 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाता है। एग्रीगेट सप्लाई कर्व और इनकम कर्व 45 डिग्री का एंगल क्रिएट करते हैं। इनिशियली एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होती है, कहीं इक्वल हो जाती है और फिर बेटा कम होती चली जाती है। ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है जिसको हम पॉइंट ई भी कहते हैं, इफेक्टिव डिमांड भी कहते हैं। क्योंकि बेटा कहीं ना कहीं कंजम्पशन जीरो हो ही नहीं सकती। एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज सम कंजम्पशन,
ठीक है ना, और कहीं ना कहीं कुछ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट भी होती है, इसलिए एग्रीगेट डिमांड कभी जीरो हो नहीं सकता, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता। अब ये तो थी इक्विलिब्रियम की एक्सप्लेनेशन। अब बेटा वो वाली बातें भी कर दो, अगर इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं है तो क्या होगा। ये सिचुएशन की बात करो, हेयर एडी इज ग्रेटर देन एस, एडी कर्व बहुत ऊपर है एएस कर्व से, ये सिचुएशन एडी इज ग्रेटर देन एस है, क्या होगा बेटा बाबू। एग्रीगेट डिमांड का मतलब शायद आप सब समझते होंगे कि क्या कर रहा है कंज्यूमर, प्लानिंग टू बाय मोर गुड्स एंड सर्विसेज एज कंपेयर टू द प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर विलिंग टू सप्लाई कम है, जबकि कंज्यूमर विलिंग टू बाय ज्यादा है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जितनी आपकी प्लान्ड इन्वेंट्री होती है, पुरानी इन्वेंट्री होती है, सारी खाली हो जाती है। इसके अलावा आप प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करते रहते हो, और प्रोडक्शन ऐसे तो बढ़ेगा ही नहीं, आप नौकरियां भी बढ़ाने की कोशिश करते रहते हो। तो ये करते हो आप इस सिचुएशन में जब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं है। और यहां ये सिचुएशन देखो इक्विलिब्रियम के बाद, हियर एएस इज ग्रेटर देन एडी, दैट मींस एडी इज लेस देन एएस। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, प्रोड्यूसर ज्यादा बेचना चाहता है पर कंज्यूमर उतना नहीं खरीदना चाहता। जब उतना नहीं खरीदोगे तो इनकी इन्वेंट्री जबरदस्ती बढ़ती चली जाएगी। ऐसी सिचुएशन में आप अपना प्रोडक्शन भी गिराना चाहते हो, एज वेल एज आप लोगों की नौकरियां भी खा जाओगे, एम्प्लॉयमेंट भी गिरेगी। अब बेटा इसी चीज को, जिसको मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया, इस चीज को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है, बाकी हमारा पूरा पेपर डन है। 10 सालों के पेपर हम इसी के साथ खत्म कर लेते हैं। एक आखिरी इन्फो, www.successmantra.com, मंत्रा में डबल ए लगाना मत भूलना बेटा। इस वेबसाइट पर आप बंडल बाय कर सकते हो पेड सैंपल पेपर का। बिजनेस स्टडीज के 10 पेपर हैं, इकोनॉमिक्स के 10 पेपर हैं, अकाउंटेंसी के 10 पेपर हैं, जो कि बड़े नॉमिनल कॉस्ट 250 में मिल रहे हैं आपको। ठीक है, ये ऑफर कुछ ही दिन रहेगा, इसके बाद ये प्राइस जस्ट डबल हो जाएगा। आई होप कि सब पढ़ रहे हैं और अच्छे से आगे भी पढ़ते रहेंगे। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।